नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 25 अगस्त 2018 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। कौन से शिफ्ट में हुआ था? थर्ड शिफ्ट में। बाकी सभी पेपर पहले ही देख चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क खालिस्तान का सीधा अनुपातिक होता है। ऑप्शन ए दे रखा है करंट, बी दे रखा है करंट का वर्ग, सी दे रखा है करंट का वर्गमूल, डी दे रखा है करंट का घनमूल, ई दे रखा है वोल्टेज। तो फटाफट से कमेंट करके बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करंट का वर्ग। क्या होगा? करंट का वर्ग का सीधा अनुपाती होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिया गया कौन सा उपकरण एसी और डीसी दोनों में एक वाटमीटर के रूप में कुशलता पूर्वक काम करता है? इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा है टेकोमीटर, बी दे रखा है डायनेमोमीटर, सी दे रखा है पायरोमीटर, डी दे रखा है क्लैंपमीटर, ई दे रखा है रोटामीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायनेमोमीटर एसी और डीसी दोनों में एक वाटमीटर के रूप में कुशलतापूर्वक काम कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है एक परिपथ कहलाता है। क्या परिपथ कहलाता है? ओपन, शॉर्ट, ग्राउंड, बी और सी दोनों, या जटिल। तो दोस्तों, एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है वह क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन परिपथ। क्या कहलाता है? ओपन परिपथ, जिसे खुला परिपथ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? खुला परिपथ। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मैगर को खास तौर पर खालिस्तान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। किसे मापने के लिए डिजाइन किया गया है मैगर को? ऑप्शन ए दे रखा है बहुत अधिक प्रतिरोध, बी दे रखा है बहुत कम प्रतिरोध, सी दे रखा है पावर लाइनों में ग्राउंड दोष, डी दे रखा है डीसी मोटर पर ओवरलोड, ई दे रखा है विभवांतर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैगर को खासतौर पर बहुत अधिक प्रतिरोध मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, अर्थात डिजाइन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, समानांतर में जोड़े गए 10 ओम, 20 ओम और 40 ओम के रजिस्टरों को समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, जो कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तीन प्रतिरोधक है, तीनों तीनों समानांतर में जुड़े हुए हैं, तो इनका कुल प्रतिरोध कितना होगा? समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो चलिए सोल्व करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, समानांतर में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से ज्ञात करना है। तो फर्स्ट का कितना है 10, सेकंड का कितना है 20 और थर्ड का कितना है 40। तो 1/10 प्लस सेकंड का कितना है 20 प्लस तीसरे का कितना है 40। इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 40। 40 ये चला जाएगा 4 बार, 10 में 20 का चला जाएगा, 20 में चला जाएगा 2 बार, वो 40 का 1 बार। तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7, 7/40। जस जब इसको 40 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 40/7। इसमें भाग देना है, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.71। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कांस्टेंट और मैग्नीन एलॉय का इस्तेमाल मल्टीप्लायरों में मानक रजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह ऑप्शन दे रखा है किफ़ायती है, उच्च थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ है, निम्न तापमान गुणांक है, उच्च चालकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका निम्न तापमान गुणांक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान अत्यधिक प्रतिरोधों को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण है।
जैसे बिजली के केबलों का इंसुलेशन प्रतिरोध, तो ऑप्शन दे रखा है टेकोमीटर, मैग मैग्मोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर या डायनेमोमीटर। तो इनमें से कौन सा है जो अत्यधिक प्रतिरोधों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नोमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ मेगर होगा, मेगर है मेगर मीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को खालिस्तान ट्रांसफार्मर माना जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, उसे क्या माना जाता है? ऑप्शन इधर का ऑटो, बी इधर का आयरन कोर, सी इधर का डिस्ट्रीब्यूशन, डी इधर का वोल्टेज, ई इधर का करंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टेज ट्रांसफार्मर माना जाता है। क्या माना जाता है? वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी है तो इसका रिएक्टिव पावर क्या होगा? अगर किसी सर्किट का परिपथ का पावर फैक्टर यूनिटी है तो इसका रिएक्टिव पावर क्या होगा? शून्य, यूनिटी, अधिकतम, न्यूनतम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य होगा। रिएक्टिव पावर क्या होगा? शून्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने के लिए बिजली के स्टोव में इस्तेमाल होने वाला बेस मटेरियल क्या है? आधार पदार्थ कौन सा है? एस्बेस्टस, माइका, बेकेलाइट, नाइक्रोम या पोर्सलिन। तो गर्म करने के लिए बिजली के स्टोव में इस्तेमाल होने वाला बेस मटेरियल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर कोई पंखा भनभनाट की आवाज के साथ चलता है तो किसकी वजह से हो सकता है? कैपेसिटर शॉर्ट होना, बुश खराब होना, सापट मुड़ जाना, दोषपूर्ण वाइंडिंग या पंखे की पत्तियां खराब होना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई भी पंखा भनभनाट की आवाज के साथ चलता है तो उसमें क्या कमी है, क्या वजह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुश खराब होना। इसकी वजह क्या है? बुश खराब होने से पंखे में भनभनाट की आवाज आने लगती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंखे में कैपेसिटर का प्रयोजन है। पंखे में कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है रफ्तार को बढ़ाना, बी दे रखा है गड़बड़ी उत्पन्न होने पर पंखे को बचाना, सी दे रखा है फेज शिफ्ट देना, डी दे रखा है रफ्तार को नियंत्रित करना, ई दे रखा है इन सब। तो पंखे में कैपेसिटर का प्रयोजन क्या है? मुख्य रूप से क्यों लगाया जाता है पंखे में कैपेसिटर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेज शिफ्ट देना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फेज शिफ्ट देना। अगला क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किसी वस्तु के नमूना की मोटाई से खालिस्तान को विभाजित करने की गणना की जाती है। ऑप्शन ए दे रखा पीक वोल्टेज, बी दे रखा पीक इनवर्स वोल्टेज, सी दे रखा ब्रेक डाउन वोल्टेज, डी दे रखा बैरियर वोल्टेज, ई दे रखा हाई वोल्टेज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किसी वस्तु के नमूना की मोटाई से किस प्रकार विभाजित करने के लिए गणना की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेक डाउन वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का इस्तेमाल आमतौर पर डीसी उपकरणों के शंट के लिए किया जाता है। नाइक्रोम, पोर्सलिन, कांस्टेंट, मैग्नीन या सोना। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच इस्तेमाल होने वाला इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा है? कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच इस्तेमाल होने वाला इंसुलेटिंग अर्थात अचालक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा वार्निश, बी दे रखा माइका, सी दे रखा एम्पायर क्लॉथ, डी दे रखा फिल्म पेपर, ई दे रखा प्लास्टिक। तो दोस्तों कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइका। माइका को क्या कहते हैं हिंदी में? अब्रक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसकी दिशा की पहचान करने में इस्तेमाल होता है? फ्लक्स, जनरेटर में घूर्णन, मोटर में करंट उत्पन्न, ईएमएफ या वोल्टेज। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसके लिए, किसकी दिशा पहचान करने में इस्तेमाल होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पन्न ईएमएफ की दिशा पहचान करने में इस्तेमाल
किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 230 वोल्टेज पावर सप्लाई वोल्टेज और 100 ओम के सीरीज में समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट के लिए आवश्यक कुल करंट क्या है। करंट ज्ञात करना है। करंट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, जब वोल्टेज व प्रतिरोध दे रखा है तो V बटे आर। V का मान कितना दे रखा है 230 वोल्टेज, तो 230 बटे प्रतिरोध कितना दे रखा है 100 ओम, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.3। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.3 एम्पियर। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं, 1 2 3 4 या 5। तो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, उसमें कितने डायोड उपयोग में लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है जैसे जैसे डीसी जनरेटर की रफ्तार बढ़ती है प्रेरित वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, शून्य होगा या बहुत अधिक होगा। जैसे जैसे डीसी जनरेटर की रफ्तार बढ़ती है तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरित वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा जनरेटर कोई अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज को बढ़ा सकता है। इनमें से कौन सा जनरेटर है जो कि जब उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा सीरीज जनरेटर, बी दे रखा शंट जनरेटर, सी दे रखा कंपाउंड जनरेटर, डी दे रखा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ई दे रखा इन सब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, जो कि अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज को बढ़ा सकता है। वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा उच्च आवृत्तियों पर सबसे बेहतर कार्य करने वाले बाईपास कैपेसिटर का प्रकार है। इनमें से कौन से प्रकार का कैपेसिटर है जो कि उच्च आवृत्तियों पर सबसे बेहतर कार्य करने के लिए बाईपास कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा इलेक्ट्रोलिटिक, बी दे रखा माइका, सी दे रखा सिरेमिक, डी दे रखा फ्लेक्सी ग्लास, ई दे रखा नाइलॉन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरेमिक। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कैपेसिटर का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है। इनमें से किस कैपेसिटर का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है। सिरेमिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, टेंटालम कैपेसिटर या इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। कौन सा होगा करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है कैपेसिटर के प्लेटों पर आवेश खालिस्तान व्यंजक द्वारा निरूपित किया जाता है। कैपेसिटर के प्लेटों पर आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इंटू वी, अर्थात कैपेसिटेंस हुआ वोल्टेज को गुणा करने पर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बिना लोड पर डीसी सीरीज मोटर की चाल क्या होगी। बिना लोड पर डीसी सीरीज मोटर की चाल क्या होगी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत। क्या होगी, अनंत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिबाधा मान किसके समान होता है। परिपथ का प्रतिरोध, कुंडली की प्रतिक्रिया, कैपेसिटर की प्रतिक्रिया, परिपथ की प्रतिबाधा या कुंडली की चालकता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिबाधा मान कैपेसिटर की प्रतिक्रिया के समान होता है। किसकी प्रतिक्रिया के समान होता है, कैपेसिटर की प्रतिक्रिया की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है अगर आपूर्ति की आवृत्ति कम हो जाती है तो कैपेसिटिव रिएक्शन क्या होता है। समान रहता है, दो गुना हो जाता है, आधा हो जाता है, तीन गुना हो जाता है, 4 बार बढ़ाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर आपूर्ति की आवृत्ति कम हो जाती है तो कैपेसिटिव रिएक्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोगुना हो जाता है। क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन दे रखा है, जर्मेनियम डायोड की क्षीणता परत पर उल्टता होती है, कितनी होती है जर्मेनियम डायोड की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.3 वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, वह बिंदु जिस पर लोड लाइन प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? कट ऑफ पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, क्विसेंट पॉइंट, ब्रेकडाउन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैचुरेशन पॉइंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे यूनिवर्सल बाइस भी कहा जाता है? एमीटर बाइस, वोल्टेज डिवाइडर बाइस, बेस बाइस, कलेक्टर बाइस, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडर बाइस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नॉन साइनसोइडल तरंग रूप उत्पन्न करने वाले ओसिलेटर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है हार्मोनिक ओसिलेटर्स, बी दे रखा है रिलैक्सेशनल ओसिलेटर्स, सी दे रखा है स्टेडी स्टेट ओसिलेटर्स, डी दे रखा है अवमंदित ओसिलेटर्स, ई दे रखा है इन सब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉन साइनसोइडल तरंग रूप उत्पन्न करने वाले ओसिलेटर क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलैक्सेशनल ओसिलेटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अनडेप्ड ओसिलेशन का आयाम रहता है, क्या रहता है? समय के साथ घटता, समय के साथ बढ़ता, स्थिर, शून्य, या अनंत? करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्थिर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एएफ एम्पलीफायरों में प्रयुक्त सबसे सामान्य प्रकार की कपलिंग होती है, कौन सी कपलिंग होती है? डायरेक्ट कपलिंग, आर एलसी कपलिंग, आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग, या इनडायरेक्ट कपलिंग? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरसी कपलिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टल पर यांत्रिक प्रतिबल और विकृति लगने पर क्रिस्टल में एक ईएमएफ प्रेरित होता है जो क्या कहलाता है? होल प्रभाव, स्थिर वैद्युत प्रभाव, प्रेरक प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, या ट्रिगर प्रभाव? राइट आंसर क्या होगा, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। क्या कहलाता है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा 415 वोल्टेज आरएमएस की ऐसी आपूर्ति द्वारा प्राप्त अधिकतम मान क्या होगा? तो अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1.414 गुणा 415 को गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 1.414 गुणा 415 करेंगे तो आरएमएस मान वैल्यू की अधिकतम मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अधिकतम मान। तो कितना आएगा जब इसको गुणा करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 587 वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि एक स्मार्टफोन की बैटरी 12 वोल्टेज पर प्रचालित है और गेम खेलने के दौरान इससे 0.8 एम्पियर धारा आपूर्ति की जानी है तो कितनी पावर आवश्यक होगी? जब क्या दे रखा है, धारा दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, पावर ज्ञात करना है तो P बराबर V इंटू आई। क्या होता है, P बराबर V इंटू आई। जब 12 गुणा 0.8 करेंगे, क्या करेंगे, 12 गुणा 0.8 करेंगे तो इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.6 वाट। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वह है एकमात्र वायरिंग जो छत के सबसे छोटे रूट से की जा सकती है और कम समकोण मोड़ों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? कैसिंग और कैपिंग, बैटन वायरिंग, टनल वायरिंग, गोडाउन वायरिंग, कंड्यूट सरफेस वायरिंग? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंड्यूट सरफेस वायरिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, 500 वाट का टोस्टर 30 मिनट तक चालू रखने पर उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी? 500 वाट का टोस्टर 30 मिनट तक चालू कर रखने पर उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी? एनर्जी ज्ञात करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, 500 वाट गुणा 30 मिनट है तो इसमें सेकंड में बदलेंगे, समय को किस में बदलेंगे, सेकंड में। तो 30 मिनट है तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, मिनट का, सॉरी 60 का भाग 60 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। जब 500 गुणा 30 गुणा 60, इसको
गुणा करने पर कितना आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 900 किलो जूल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 900 किलो जूल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिए जाने पर किसी माध्यम में शेष चुंबकत्व क्या कहलाता है, इलास्टेंस, कंडक्टेंस, रेमेनेंस, रिलक्टेंस या ससेप्टेंस। तो दोस्तों बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिए जाने पर किसी माध्यम में शेष चुंबकत्व क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेमेनेंस। क्या कहलाता है, रेमेनेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर में कोर के चुंबकीकरण परिवर्तन के कारण निम्न में से कौन सी हानियां होती है, कॉपर हानि, एडी करंट हानि, हिस्टैरिसीस हानि, हिस्ट्री हानि या द्विवैद्युतिक हानि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिस्टैरिसीस हानि। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि उचित खालिस्तान का प्रयोग करके कम की जा सकती है, कुंडलियों की संख्या, लोड, कोर में पदार्थ या लेमिनेशन की मोटाई या वाइंडिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर में पदार्थ का उपयोग करके कम की जा सकती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, डायक खालिस्तान टर्मिनल डिवाइस है, 1, 3, 4, 2, 9 टर्मिनल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाइक होता है 2 टर्मिनल डिवाइस। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, IGFET एक डिवाइस है, रेखिक, हाफ पावर, 3/2 पावर लॉ, स्क्वायर नियम या व्यस्त नियम, क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्वायर नियम डिवाइस है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति प्रतिक्रिया के साथ कौन सा युग्मन न्यूनतम हस्तक्षेप उत्पन्न करता है, RC युग्मन, ट्रांसफार्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग, प्रतिबाधा युग्मन, इनडायरेक्ट कपलिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट कपलिंग। आवर्ती प्रतिक्रिया के साथ कौन सा युग्मन न्यूनतम हस्तक्षेप करता है, डायरेक्ट कपलिंग। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एसी सिंगल फेज एनर्जी मीटर किस इकाई में ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है, एसी सिंगल फेज एनर्जी मीटर किस इकाई में ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है, किलोवाट घंटा, हजारों डिस्क रोटेशन की संख्या, हर्ट्ज, वाट घंटा या मेगावाट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा में। किस में करता है, KWH में, किलोवाट हावर में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब किसी भी भार को जोड़ने जोड़ने के बिना भी ऊर्जा मीटर की डिस्क घूर्णन हो रही है तो त्रुटि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गति त्रुटि, रेंगने त्रुटि, फेज त्रुटि, घर्षण त्रुटि या वोल्टेज त्रुटि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेंगने त्रुटि। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एल्यूमिनियम डिस्क पर छिद्र किस कार्य में मदद करता है, रेंगने को रोके, प्रतिरोध कम करे, घर्षण को कम करे, डिस्क के वजन को कम करे या ऊष्मा को कम करे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेंगने को रोक। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर का द्वितीयक खालिस्तान कब होगा, मोटी गेज के अधिक मोड़, पतली गेज के कम मोड़, पतली गेज को अधिक मोड़, मोटी गेज के कम मोड़, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, करंट ट्रांसफार्मर होता है उसके द्वितीयक में क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पतली गेज को अधिक मोड़, क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक 1000 वाट शक्ति वाला बल्ब 1 घंटे तक जलता है तो ऊर्जा की खपत क्या होगी, पावर एनर्जी क्या होगी, एनर्जी का खपत कितनी होगी। 1000 वाट शक्ति वाला बल्ब 1 घंटे तक जलता है तो इसको क्या करेंगे, पावर कितनी है 1000 वाट गुणा समय कितना है 1 घंटा बटे 1000। जब 1000 में 1000 का भाग देंगे तो बचेगा क्या, 1। तो 1 किलोवाट हावर, एनर्जी की खपत कितनी होगी 1 किलोवाट हावर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान घटना से संबंधित शब्द है जहां एक प्रेरक के माध्यम से करंट में परिवर्तन एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में उत्प्रेरित करने का काम बनता है। ऑप्शन ए दे रखा है, सौ प्रेरकताओं,
बी दीर्घ पारस्परिक प्रेरकताओं, सी दीर्घ पारस्परिक प्रवाहकताओं, डी दीर्घ धारिताओं प्रतिक्रिया, ई दीर्घ इन सब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक प्रेरकताओं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानक सप्लाई आवृत्ति होती है, कितनी होती है भारत में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।